सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं स्वॉर्ड स्टार के पार्ट 210 के साथ में। ये है नोबल एक्सप्लेनेशन स्वॉर्ड स्टार का, और इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, वीडियोस चैनल के ऊपर डली हुई हैं। हम लोग देख चुके थे पिछले पार्ट में कि ल्यू फेंग बस जैसे तैसे करके उस 9 रिमोटनेस ओशन से बाहर निकल आया था अपनी मोशा बॉडी की हेल्प से। लेकिन अभी तो बस शुरुआत भरी हो रही है, क्योंकि वो 9 रिमोटनेस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकला है, सिर्फ उस जगह से बाहर निकला है जिस एरिया में उसको सर्च किया जा रहा था। यहाँ पर वो यूनिवर्स मास्टर लेवल के अपोनेंट से ही मिलने वाला है, जो कि 9 रिमोटनेस के मास्टर हैं। प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर भी आने वाले हैं, और उसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ल्यू फेंग का स्ट्रगल तो अभी बस शुरू ही हो रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आप लोगों को पूरी नोवेल का एक्सप्लेनेशन मिल सके। और तो और यहाँ पर हम काफी क्लीनली और क्लियरली समझाने वाले हैं सारी चीजें, क्योंकि पिछली वीडियोस में हम ज्यादा ही जल्दी कर रहे थे। तो करते हैं शुरू। ल्यू फेंग जो रहता है वो अभी भी मोशा बॉडी में अपने आप को छिपाए हुए था, और वो जो लोग रहते हैं 9 रिमोटनेस वर्ल्ड के, उनके बीच में ही था। वो उनके बच्चों से बात कर रहा था, उनके ऑरिजिन्स के बारे में सीख रहा था कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि अब वो खुद भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि उसका रूप वैसा ही है, तो वो उनसे घुल मिल पा रहा था। कुछ जो लोग रहते हैं वो यहीं पर एंसेस्ट्रल सी में पैदा हुए थे, और वहीं जो बाकी के रहते हैं वो अलग अलग रॉयल सीज में पैदा हुए थे। ये 9 रिमोटनेस वर्ल्ड बहुत बड़ी जगह है। अब जो लोग जो रहते हैं जो कि एंसेस्ट्रल सी में पैदा हुए थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनको लीडर्स की तरह माना जाता है। बाकी के जो रहते हैं वो या तो बहुत बड़े या फिर छोटे रॉयल सीज रहते हैं, उनमें से आए थे। इसकी वजह से ल्यू फेंग को क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हायरार्की चल रही है रेसेस के अंदर भी। एक जो बेबी लीडर रहता है वो उम्मीद करता है ल्यू फेंग से, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो ल्यू फेंग है वो एक अनडाइंग लेवल का बंदा है, कि वो उसको एक डिसाइबल की तरह ले ले। अब जिस टाइम पर ल्यू फेंग करने से मना कर देता है, जो चाइल्ड रहता है उसको गुस्सा आती है और वो अशेम्ड हो जाता है। उसको समझ में आती है कि कितना ज़्यादा मुश्किल है एक अनडाइंग बीइंग से गाइडेंस को रिसीव करना। इंडिजीनियस रेस के अमंग सेक्टर लॉर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे, लेकिन जो अनडाइंग फाइटर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर थे और हाईली रिस्पेक्टफुल थे, और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। अब जैसे जैसे ल्यू फेंग सिटी में घूमता है और सारे लोगों की बातों को सुनता है, उसको एक इम्पोर्टेंट पैटर्न समझ में आता है। यहाँ पर इस पूरी जगह पर 108 प्रिंसेस हैं और 108 रॉयल सीज भी हैं। अभी एक इत्तेफाक की बात थी कि उसको यहाँ पर डीप कनेक्शन समझ में आ रहा था इन लोगों के बीच में। उसको यकीन होने लगता है कि जो हर एक प्रिंस रहता है वो रॉयल सी से जुड़ा हुआ है, और जो एंसेस्ट्रल सी रहता है वो सुप्रीम रूलर से जुड़ा हुआ है, जो कि है 9 रिमोटनेस मास्टर। ल्यू फेंग ये गैस करता है कि यहाँ पर जो प्रिंसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक वर्जन्स होंगे 9 रिमोटनेस मास्टर के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंट के साथ में पैदा हुए होंगे। जो इनसाइड रहता है उसकी वजह से ल्यू फेंग के पास में एक बोल्ड आइडिया आता है, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड ट्री बॉडी को नहीं बना पाया था, उसमें फेल हो गया था, तो मे भी शायद वो ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर सकता है प्रिंस की, जिससे कि अपनी थॉट बॉडी को बना सके। ये जो थॉट रहती है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है। वो डिसाइड करता है कि वो प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर जरूर जाकर कंसल्ट करेगा। वर्चुअल यूनिवर्स में ल्यू फेंग एक्सप्लेन करता है अपनी सिचुएशन को। उसके टीचर जो रहते हैं वो कंफर्म करते हैं शॉकिंग सच्चाई को, कि जो 9 रिमोटनेस मास्टर रहते हैं और जो 9 रिमोटनेस ओशन रहता है वो असल में एक ही चीज़ है। जो ओशन रहता है वो एंडलेस सोर्स है 9 रिमोटनेस मास्टर की पावर और लाइफ का। अगर 9 रिमोटनेस मास्टर को मार भी दिया जाता है तो वो हाल के हाल पैदा हो जाएंगे उसी ओशन में, जिससे कि वो सच में इमोर्टल लेवल के बंदे हैं। एक बार एक ग्रेट बैटल भी हुई थी जिसमें कि उन्होंने पूरे ओशन को जला डाला था, इससे कि यूनिवर्स मास्टर को डिस्ट्रॉय कर सकें। इससे पता लगता है कि जितने भी सुप्रीम बीइंग्स रहते हैं 9 रिमोटनेस ओशन के अंदर, उनके कंपैरिजन में 9 रिमोटनेस मास्टर रहते हैं वो इनविंसिबल है। प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर ये भी समझाते हैं कि जो 9 रिमोटनेस मास्टर है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि उनकी जो गॉडी बॉडी रहती है वो बहुत बड़ी है। उनकी जो ओशन बॉडी रहती है वो करीब 10 लाइट ईयर चौड़ी है, जो कि कोई भी जो स्पेशल लाइफ फॉर्म आज तक पता है लोगों को उससे ज़्यादा बड़ी है। हालांकि जो कुछ क्रिएचर्स रहते हैं वो यूनिवर्स में उनकी बॉडीज बहुत मैसिव रहती है, लेकिन फिर भी 9 रिमोटनेस ओशन के कंपैरिजन में तो वो कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि 9 रिमोटनेस मास्टर ऑलरेडी पोजेस करते हैं इतनी ज़्यादा गॉडली पावर को, जो यूनिवर्स रहता है उन्होंने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, इसलिए उनके पास में कोई भी टैलेंट टेक्निक्स नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद ल्यू फेंग अपने असली गोल को रिवील करता है।
वो असल में एक थर्ड बॉडी को बनाना चाह रहा था सेम सोर्स का इस्तेमाल करके जो कि प्रिंसेस इस्तेमाल करते हैं नाइन रिमोटेस्ट वर्ल्ड के। वो एक्सप्लेन करता है कि अभी 108 प्रिंसेस हैं जो कि 108 रॉयल सीज को मैच करते हैं। ये जो प्रिंसेस रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, कुछ यूनिवर्स नाइट है, कुछ अनडाइंग है और कुछ सिर्फ सेक्टर लॉर्ड लेवल पर ही है। प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर को रियलाइज होता है कि इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसेस की लाइफ लेवल्स रहती है वो नाइन रिमोटेस्ट मास्टर के कंपैरिजन में लो है, जिससे कि ल्यू फेंग जो रहता है वो आसानी से उसको ले सकता है। लेकिन प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर उसको वार्निंग भी देते हैं कि वाटर को लेना रॉयल सी मैसेज पक्का नाइन रिमोटेस्ट मास्टर को अलर्ट कर देगा, क्योंकि जो सील्स रहते हैं वो पार्ट हैं चिल्ड्रन की बॉडीज के उनके। लेकिन फिर भी वो ल्यू फेंग को रीअश्योर करते हैं कि अगर कभी भी मुसीबत आती है कि ल्यू फेंग उस नाइन रिमोटेस्ट मास्टर से कह दे कि मैं हूँ डिसाइपल नाइट क्योस का, इसलिए नाइन रिमोटेस्ट मास्टर्स को कुछ नहीं करेंगे। अब नाइन रिमोटेस्ट वर्ल्ड में ल्यू फेंग की जो मोशा बॉडी रहती है वो करीब आधे साल तक ट्रैवल करती रहती है और दुनिया के बीच में आ जाती है जहाँ पर कि 108 जो रॉयल सीज रहते हैं लोकेट थे। वो डिस्कवर करता है 3 तरीके के सीज को। उनमें से जो 56 ब्लडी सीज थे वो करीब 50 मिलियन माइल्स चौड़े थे। 49 जो छोटे छोटे स्मॉल रॉयल सीज थे वो करीब 600 मिलियन माइल्स वाइड थे और 3 लार्ज रॉयल सीज भी थे जो कि 63 बिलियन माइल्स वाइड थे। जितने ज़्यादा बड़े सी होते हैं उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्रिंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्लडी सीज रहते हैं वो बिलोंग करते हैं सेक्टर लॉर्ड लेवल के प्रिंसेस को और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कभी बिखर सकते हैं। कुछ जो इंडिजिनियस क्रिएचर्स रहते हैं उनको वर्शिप करते हैं जिससे कि वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट टारगेट बन जाते हैं। ल्यू फेंग डिसाइड करता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा ब्लड सी को लेगा, अपनी टैलेंट टेक्निक डोमेन का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो कलेक्ट कर ले जल्दी से कुछ रेड लिक्विड को, जिसके बारे में उसको बाद में रियलाइज होता है वो ब्लड है ना कि पानी। लेकिन कुछ भी गुना हो वो अच्छे से उसको स्टोर कर लेता है। अब जैसे ही वो फिनिश करने वाला होता है और छोड़कर जाने वाला था वो ओवरवेलमिंग फोर्स उसके ऊपर डिस्टैंड होती है। पूरा आसमान और जो जमीन रहती है वो ब्लड रेड कलर की हो जाती है। वो जॉइंट फेस जो रहता है वो फॉर्म होता है उसके सामने, क्योंकि 9 रिमोटनेस मास्टर जो रहते हैं वो आ चुके थे। मोशा जो बॉडी रहती है शॉक रह जाती है 9 रिमोटनेस मास्टर को एकदम से देखकर। एक झटके में ही जो स्काई रहता है और जो लैंड रहता है कई सौ मील्स तक वो पूरा सील हो गया था। सिर्फ 9 रिमोटनेस मास्टर ही कुछ ऐसा कर सकते थे। बाकी के जो क्रिएचर्स रहते हैं उनको तो कुछ पता ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ भी है। एक बड़ा सा जो फेस रहता है वो फॉर्म हो जाता है आसमान में और कोल्डली ल्यू फेंग से कहता है कि तुम एक इंसान हो, जिससे पता लगता है कि 9 रिमोटेस्ट मास्टर को सब पता है। वो ये तक जानते हैं कि जो ल्यू फेंग की ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो क्या है और उसने उसको छिपा कर रखा है। ल्यू फेंग को रियलाइज होता है कि उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एक लौता रीजन वो अभी तक जिंदा है वो इसलिए है क्योंकि जो 9 रिमोटनेस मास्टर रहते हैं उसके स्टेटस के बारे में केयर करते हैं और जो उसका रिलेशनशिप है एंसेस्टर गॉड स्कूल के साथ में उसकी वो केयर करते हैं। ल्यू फेंग रिस्पेक्टफुली शो करता है अपनी ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी को और एक्सप्लेन करता है कामली। 9 रिमोटेंस जो मास्टर रहते हैं उसको टेस्ट करते हैं अपनी वॉइस का इस्तेमाल करके, जिससे कि ल्यू फेंग की सोल के ऊपर अटैक कर सकें। लेकिन ल्यू फेंग रेसिस्ट करता है अपनी स्ट्रॉन्ग विल का इस्तेमाल करके। इससे जो 9 रिमोटेंस मास्टर रहते हैं वो सरप्राइज रह गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ यूनिवर्स 9 लेवल के बंदे रहते हैं वो भी उस पावर को नहीं कर सकते हैं रेसिस्ट। ल्यू फेंग एक्सप्लेन करता है कि वो सिंपली क्यूरियस था ब्लडी सीज के बारे में और उसने सिर्फ और सिर्फ थोड़े से लिक्विड को लिया है और यहाँ पर उसको परवाह नहीं थी क्योंकि उसको लग रहा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं जो 9 रिमोटेंस मास्टर रहते हैं उनको गुस्सा आ रही थी लेकिन उसको मारते नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं असल में गार्डिंग गॉडली मास्टर हूँ एंसेस्टर गॉड स्कूल के सब ऑर्गेनाइजेशन का। और ल्यू फेंग जो रहता है वो एक वारिस है उस एंसेस्ट्रल स्कूल को और एक टैलेंटेड बंदा है, इसलिए जो स्कूल रहता है वो उसकी वैल्यू करता है। 9 रिमोटेंस मास्टर ऑफर करते हैं ल्यू फेंग को चॉइस कि तुम एंसेस्टर गॉड स्कूल की सब ऑर्गेनाइजेशन को कर लो ज्वाइन उनकी कमांड के अंडर में, नहीं तो मारे जाओगे। जो पोजीशन रहती है वो बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ में आती है और ह्यूमन रेस को उसको धोखा भी नहीं देना पड़ेगा, इसलिए ल्यू फेंग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। 9 रिमोटेंस मास्टर उसको एक स्पेशल एंसेस्टर गॉड टोकन देते हैं जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकता था एंसेस्टर गॉड स्कूल के साथ और इस तरीके से उसकी जो आइडेंटिटी रहती है एक एंसेस्टर गॉड स्कूल के स्टूडेंट के तौर पे वो भी प्रूव हो जाती है। बाद में एक सिंगल मूव के साथ में 9 रिमोटेंस मास्टर ल्यू फेंग को भेज देते हैं 9 रिमोटेंस स्पेस से बाहर। ल्यू फेंग पाता है अपने आप को कि वो सुरक्षित रूप से डीप स्पेस में आ गया है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे अब ह्यूमन टर्टी में चले जाना चाहिए। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उससे इतना ज्यादा खुशी झेली भी नहीं जा रही थी कि यहाँ पर वो बच गया है और वो
वो बचा ही नहीं है बल्कि उसने एक टेरिफाइंग यूनिवर्स मास्टर से एनकाउंटर भी किया है, और तो और उसके पास एक स्टेटस भी आ चुका है। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि ब्लडी सी वाटर भी उसको मिल गया है जो कि उसकी थर्ड बॉडी के लिए उसको चाहिए। लिू फेंग को ये परवाह नहीं थी कि जो ब्लाइंड इमोर्टल्स मास्टर रहते हैं वो असली तरीके से समझते हैं उसके रीजन को ब्लडी सी वाटर को लेने के लिए, बस उसको ये परवाह थी कि उसको सक्सेसफुल होना है थर्ड बॉडी बनाने में। अब वो फाइनली अपनी थर्ड बॉडी को ब्रीड करना शुरू कर सकता था जिससे कि वो अपने पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हालांकि उसने ये उम्मीद करी थी कि वो टीचर के फेवर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसको उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा मिल गया है जो कि एक्सेप्टेंस एंसेस्टर ऑफ गॉड स्कूल सब ऑर्गेनाइजेशन में। लिू फेंग इस चीज को देखकर थ्रिल रह गया था। बहुत सारे जो टॉप ह्यूमन एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको तो ये वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी ही थी, और उसका जो टैलेंट रहता है उसकी वजह से उसका जो फ्यूचर रहता है वो गारंटीड था। उसकी स्ट्रेंथ के साथ में 20 गॉड इनहेरिटेंस प्रोग्रेस के साथ में जो हाईएस्ट लेवल्स रहती है उनको कंप्लीट करना सिर्फ थोड़े से टाइम की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी जिंदगी बच गई है यहाँ पर। अब पैलेस में लिू फेंग शुरू करता है अपनी थर्ड बॉडी को बनाना। अपनी इंटरनल वर्ल्ड के अंदर जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट रहता है और जो मूशा बॉडी रहती है वो उसको देखता है। जिस टाइम पर ब्लडी सी वाटर जो रहता है वो रिएक्ट करता है उसकी क्लोन टेक्निक के साथ में, एक बहुत ज़्यादा टेंस मूवमेंट के साथ में प्रोसेस जो रहती है फाइनली सक्सेसफुल हो ही जाती है। लाइट मटेरियल जो रहती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक न्यू थर्ड बॉडी बन जाती है। लिू फेंग को रियलाइज होता है कि ये जो बॉडी रहती है वो उसको ट्रू इमॉर्टैलिटी दे सकती है, एंडलेस गॉडली पावर भी दे सकती है और एबिलिटी दे सकती है जिससे कि वो डेथ के बाद में भी सर्वाइव कर सके। जो सक्सेस रहती है उसकी वजह से लिू फेंग बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाता है। वो सेलिब्रेट करता है इस चीज़ को अपने सबऑर्डिनेट्स और फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि उसकी जो न्यू बॉडी रहती है वो बहुत टाइम लगाएगी ग्रो होने में, करीब 600 साल। अब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है, लेकिन लिू फेंग इस चीज़ को कामली एक्सेप्ट कर लेता है। उसको पता थी ये बात, कल्टीवेशन में टाइम जो रहता है वो बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है इमॉर्टल्स के लिए। वो डिसाइड करता है कि वो इन सालों का इस्तेमाल करेगा अपने लॉ कॉम्प्रीहेंशन को समझने में, खास तौर पर जो स्पेस लॉ रहता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्स नाइट बनने के लिए। अभी भी उसके पास बहुत कुछ सा सीखने के लिए है, इसलिए वो शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद लिू फेंग इन्फॉर्म करता है प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर को कि उसने बॉडी बना ली है, और प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर भी खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। वो लिू फेंग को एनकरेज करते हैं कि जो भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलने वाली हैं उसका फायदा तुम जरूर उठाना, जिसमें कि एक पावरफुल ट्रेजर भी है। अब यहाँ पर प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर को नहीं पता है कि लिू फेंग के पास तो असल में सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है जो कि है स्टार टावर, लेकिन उनकी जो बातें रहती हैं डायरेक्टली लिू फेंग उसको इसी तरीके से ले रहा था, जैसे कि मान के लो प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर कह रहे हो कि तुम स्टार टावर का फायदा उठाना। लिू फेंग उसके बाद बुहीनी आइलैंड पर वापस आ जाता है जहाँ पर की अफवाहें फैल जाती हैं कि किस तरीके से वो सर्वाइव किया है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। काफी लोग जो रहते हैं उसको एडमायर कर रहे थे, लेकिन जो बाकी रहते हैं जैसे कि बाकमर एम्परर वो नफरत के मारे जले जा रहे थे और वो प्लॉट कर रहे थे कि किसी भी तरीके से बदला ले सकें। जितनी भी यहाँ पर गॉसिप रहती है और जो थ्रेड्स रहते हैं लिू फेंग उनको इग्नोर कर देता है और कामली कल्टीवेशन में वापस चला जाता है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने में फोकस करने वाला था जिससे कि जो फ्यूचर बैटल्स होने वाली हैं उसमें वो सरवाइव कर सके। अब 500 साल बीत जाते हैं नाइन रिमोटर्स स्पेस से वापस आए हुए उसको। लिू फेंग आया हुआ था लैंड ऑफ वैल्यूएबल्स में एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में। ये जो जगह रहती है वो एंडलेस माउंटेन्स और नदियों से भरी हुई है और ये फेमस है काउंटलेस रेयर ट्रेजर्स को कंटेन करने के लिए भी। काफ़ी सारे जो हायर्स रहते हैं अलग अलग रेसेस से वो यहाँ पर अपने लक को ट्राई करने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि उनको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मिल जाए। अब जिस टाइम पर लिू फेंग अपीयर होता है काफ़ी सारे जो हायर्स रहते हैं उसको हाल के नोटिस कर लेते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था नाइन रिमोटर्स स्पेस में सर्वाइव करने के बाद, इसलिए वो जिस टाइम पर यहाँ पर आता है सारे लोग खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और सारे लोग उससे डिस्कस करना चाह रहे थे। लिू फेंग को खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। उसकी वो थर्ड बॉडी रहती है वो मैच्योरिटी के करीब पहुंचती जा रही है और वो कंप्लीट हो जाएगी करीब 100 सालों में, इसलिए वो इस टाइम पर वापस आया है क्योंकि जो कुछ ट्रेजर्स रहते हैं वो सिर्फ सेक्टर लॉर्ड्स के लिए ही इस्तेमाल में आ सकते हैं। अगर वो अनडाइंग बन गया तो फिर वो इन चीज़ों को क्लेम नहीं कर पाएगा। लिू फेंग जो रहता है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने के लिए एम कर रहा था। वो देखता है कि सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रीशियस ट्रेजर्स को भी ले सकेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वो छिपे हुए हैं। ये जो ट्रेजर्स रहते हैं बहुत रेयर रहते हैं और सिर्फ 42 जो रहते हैं 108 में से
उनको क्लेम किया गया है एशियन टाइम से। काफ़ी सारे जो हायर्स रहते हैं जिसमें कि बाकमर एम्परर भी आते हैं, बाइशान नाइट भी आते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं ल्यू फेंग को। उनको ये उम्मीद थी कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो सेक्टर लॉर्ड ही थे उनकी नज़रों में। बाकमर एम्पर जो कि नफरत करते हैं ल्यू फेंग से और जले जा रहे थे उसके प्रोग्रेस को देखकर, इसलिए वो ल्यू फेंग से भी हेट करता है और ट्रू एंड नाइट से भी। वो ओपनली देखता है उसको और वो सोच रहा था कि काश ल्यू फेंग यहाँ पर मर जाए। ल्यू फेंग ट्राई करता है बार बार माउंटेन के ऊपर जाने के लिए और काफी सारे लेक्स और कैनियंस को भी वो देखता जा रहा था इस दौरान। और काफी सारी अलग ही लेवल की लेक्स और कैनियंस देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो हर एक अटेम्प्ट रहता है उसमें वो फेल ही हो जा रहा था। अब घंटे बीतते जाते हैं, जो ऑन लुकर्स रहते हैं हंसते हैं उसकी तरफ देखकर, गॉसिप करते हैं और उनको बहुत मजे आ रहे थे इस चीज को देखने में। कुछ लोग तो बहुत जल रहे थे उससे, खुल्लम ल्यू फेंग से नफरत करते हैं क्योंकि वो एक इंसान था और वो जो थे वो बाकी रेसेस के थे। ल्यू फेंग इग्नोर कर देता है उनको। उसको पता थी ये बात कि इस यूनिवर्स में सारे जो लोग रहते हैं वो सिर्फ सरवाइव करना ही चाह रहे हैं और कोई जितना ज्यादा ताकतवर होगा उसके सरवाइव करने और जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। भले यहाँ पर बहुत बार फेल हो जाता है लेकिन फिर भी वो बिल्कुल शांत रहता है। वो यहाँ पर वैसे भी कोई गारंटी के साथ में नहीं आया था कि सक्सेसफुल हो ही जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आया था। काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद में वो 106वें टॉलेस्ट माउंटेन पर पहुंच ही जाता है और ये देखकर उसको उम्मीद थी कि वो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पर भी पहुंच ही जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। जिस टाइम पर ल्यू फेंग लैंड करता है, जो सारे के सारे माउंटेन्स रहते हैं एकदम से हिलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे मान के लो कोई भूकंप आ गया हो। जो एकदम से चेंज आया था उसकी वजह से सारे लोग शॉक रह जाते हैं और इंस्टेंटली उनकी जो अटेंशन रहती है वो उसके ऊपर आ जाती है सारी डायरेक्शन से। जो शांति से भरी हुई लैंड ऑफ वैल्यूएबल्स रहती है अब वो यहाँ पर उथल पुथल में इरप्ट हुई जा रही थी। और क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वो क्या बड़ा होने वाला है वो देखेंगे अगली वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ले लीजिए आप लोग मेंबरशिप, क्योंकि वीडियोस डेली आने वाली हैं और उससे आपको एक अर्ली एक्सेस ही मिल जाएगी वीडियोस की और आप लोग हमें भी सपोर्ट कर पाएंगे। अभी के लिए बाय।